एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। हम लोग जो लास्ट वीडियो पे डिस्कस किए थे वो था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे, और हम HMIs का जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो जहाँ पे गलती होती है अक्सर, हम उस चीज़ के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ये बताया था उस वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो डाटा एनालिसिस के बारे में होगा कि कौन से डाटा किस डाटा से मैच करना चाहिए, या फिर यदि मैच नहीं कर रहा तो उसके पीछे क्या रीज़न होगा, आपका क्या जस्टिफिकेशन होगा उस डाटा के पीछे। यदि कोई डाटा पर बढ़ रहा है और डाटा का ग्राफ कुछ और कह रहा है, आपका डाटा जो भरते हैं यदि वो डाटा शक पैदा कर रहा है, तो इस सब से आप कैसे निपटेंगे। तो हर डाटा का एक मीनिंग होता है, ये तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि, और डाटा जब भी आप डालते हैं तो उससे कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि डाटा जब भी भरे तो सोच समझ के भरे। ऐसा डाटा ना भर दें कि जिससे एक अलग ही मीनिंग क्रिएट हो जाए। तो इसी कड़ी में हम लोग जो HMIs का सबसे महत्वपूर्ण जो इंडिकेटर है इम्यूनाइजेशन, चूँकि सबसे ज़्यादा उसमें जो पार्ट है वो इम्यूनाइजेशन का ही है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। आप सभी से यही उम्मीद रखेंगे कि आप मेरे इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं HMIs के अगली कड़ी में कि किस इंडिकेटर पे हम लोग किस तरह का डाटा इनपुट करेंगे और उससे क्या डिसीजन निकल सकता है उसके बारे में। तो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे विटामिन K के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ये बर्थ डोज है और जहाँ डिलीवरी पॉइंट है वहाँ पड़ेगा, या फिर जहाँ पे भी इसका सप्लाई किया जाता है। तो मतलब कि यदि किसी भी HSC में या फिर किसी भी APSC, SWC या फिर डिलीवरी पॉइंट जहाँ पे भी विटामिन K का सप्लाई है, आप वहाँ से इस बर्थ डोज का रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जनरली अभी ये आपका CSE पे चल रहा है, APSC पे भी कहीं कहीं अवेलेबल है विटामिन K, तो वहाँ से सिर्फ रिपोर्ट आता है। बाद बाकी HSC में ये अभी नहीं सप्लाई हो रहा है, तो वहाँ से हम लोग रिपोर्ट इसका नहीं करेंगे। BCG के बारे में सभी लोग जान ही रहे हैं कि ये बर्थ डोज है, ये जन्म के समय या तो डिलीवरी पॉइंट पे जन्म के समय में ही पड़ जाता है, और यदि जन्म के समय नहीं पड़ा तो फिर आप 1 साल के अंदर कभी भी इसको दे सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है आपका DPT के बारे में। हमने बताया था कि DPT1, DPT2 और DPT3 जो है वो HMIs में नहीं भरना है, क्योंकि अब इसका सप्लाई नहीं है, ये टीका बंद हो चुका है। यहाँ हमने डबल क्रॉस किया है और एक अलार्म का सिग्नल दिया है। ये अलार्म का सिग्नल हमने इसलिए डाला है कि जब भी आपका दिमाग में DPT1, DPT2 और DPT3 का ख्याल आए तो आपके दिमाग में एक अलार्म घंटी बजना चाहिए कि ये डाटा हमको नहीं भरना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डबल क्रॉस किया है कि ये डाटा HMIs में अब नहीं भरा जाएगा। हेपेटाइटिस B का जो बर्थ डोज है, ये जहाँ पे भी डिलीवरी पॉइंट है या फिर जहाँ पे भी इसका सप्लाई किया जा रहा है, वहाँ पे हम लोग हेपेटाइटिस B के डाटा को भर सकते हैं। ये बर्थ डोज है। नेक्स्ट है आपका कि हेपेटाइटिस B का 1, 2 और तीसरा जो इसका डोज है, ये HMIs में नहीं भरना है, क्योंकि अब इसका सप्लाई नहीं है, ये टीका बंद हो चुका है। यहाँ पे भी हमने डबल क्रॉस किया है, मतलब ये डाटा अब नहीं भरना है, और एक अलार्म लगा दिए हैं कि जब भी ये डाटा आपके दिमाग में टकराए तो इसके बारे में आप 0 रिपोर्ट करेंगे। कोई भी संख्या यहाँ पे आप 1, 2, 3 कुछ भी नहीं डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका पेंटा की बात करते हैं। तो देखिए, एक जब कोई भी बच्चा आपके साइट पे आ रहा है टीका लेने के लिए, तो उस बच्चे को हम लोग 1.5 महीने पे, यदि 1.5 महीने पे वो आ रहा है
तो हम लोग क्या क्या देते हैं, पेंटा 1 देते हैं, OPV 1 देते हैं, PCV 1 देते हैं, FIPV 1 देते हैं और रोटा का पहला डोज देते हैं। तो ये डाटा जो है हर डाटा बराबर होना चाहिए कि यदि यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमने पेंटा 18 बच्चे को कोई साइट पे दिया है तो ये सारा डाटा आपका HMIS में बराबर होना चाहिए। ये पहला कंसेप्ट है कि यदि पेंटा 18 होगा तो हम उसी बच्चे को OPV, PCV, FIPV और रोटावायरस 1 देंगे। लेकिन आप जब देखिएगा तो ये डाटा हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो जब भी आप इस तरह का डाटा, यदि आपके HMIS में ये डाटा बराबर नहीं हो रहा है, ये सारा डाटा बराबर नहीं हो रहा है फर्स्ट डोज, तो आपको उस समय में जवाब अपना तैयार रखना पड़ेगा कि यदि पेंटा आप 18 दे रहे हैं तो OPV 1 आपका 18 होना चाहिए, PCV 1 18 होना चाहिए, FIPV 1 18 होना चाहिए और रोटा 18 होना चाहिए। तो मान के चलते हैं कि रोटा आपका जो है वहाँ पे 16 हो गया, आपने HMIS में रिपोर्ट किया 16, लेकिन लॉजिकली जो डाटा होना चाहिए वो पेंटा से लेके आपका रोटा तक सब बराबर होना चाहिए, लेकिन आपका रोटा कितना हो जा रहा है यहाँ पे 16। तो यहाँ पे आपके पास जवाब होना चाहिए कि क्या क्या जवाब हो सकता है। आखिर 2 बच्चे को हमने नहीं दिया टीका, क्या कारण है? तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो ये डाटा ऐसे यदि देखेंगे तो एक नज़र में डाटा गलत रहेगा। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आपने क्यों नहीं दिया। तो यदि आपके पास सही जवाब है, चूँकि आप डाटा जब भरे हैं तो आपके पास उस डाटा को सही करने के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं कि हमारे पास रोटा का उस दिन जो डोज था वो 2 डोज कम था, 2 बच्चे को हमने इसलिए कम दिया है। तो एक ये रीज़न हो सकता है। अब देखिए ये 2 बच्चा जो है यहाँ पे छूटा, तो ये किसी न किसी साइट पे तो जाके फिर रोटा का हो सकता है कि उस दिन वो अवेलेबल नहीं था उस HSC में, दूसरे दिन वो डोज आ गया और उसको पता चल गया उस के माता पिता को कि रोटा का जो है डोज आ चुका है, लेकिन ये HSC में नहीं पढ़ के अभी वो दूसरे HSC में पढ़ रहा है। तो अब ये 2 बच्चा जो इसका घट रहा था, ये किसी न किसी दूसरे HSC में यदि जाके डाटा लेता है रोटा का फर्स्ट डोज, तो उसका क्या होगा, डाटा बढ़ जाएगा ना 2, तो उस HSC का डाटा रिफ्लेक्ट करेगा। कब? जब एक HSC में वो डाटा कम हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं जाके लेगा तो वहाँ का डाटा बढ़ जाएगा। तो ये आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आप सामने वाले को बता सके कि मेरा पेंटा, OPV, PCV, FIPV और रोटा का जो फर्स्ट डोज है वो बराबर क्यों नहीं है। तो ये आपके पास होना चाहिए नॉलेज। तो यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि यदि इसमें से कोई भी डाटा आपका इक्वल नहीं हो रहा है तो उसका रीज़न आप बता दीजिए, आपका डाटा सही हो जाएगा। यदि आप रीज़न नहीं बता पाए और कुछ भी भर के, जैसे हमने 16 भर दिया और हमारे पास रीज़न ही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई क्यों कम हुआ, आपके पास कोई कारण ही नहीं है, तो उस समय वो आपका डाटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पे 16 भरने के बाद जवाब सही देते हैं तो आपका यदि डाटा बढ़ रहा है, यदि 18 से 20 हो जा रहा है तो आप रीज़न दीजिए कि वो उसको रोटा 1 नहीं पड़ा हुआ था किसी साइट पे, वो दूसरे HSC की ANM थी, दूसरे HSC का लाभार्थी था, वो मेरे यहाँ के लिए इसलिए मेरा डाटा बढ़ गया, या रोटा का मेरे पास जितना ड्यू के अनुसार था देना उतना नहीं आया इसलिए मेरा रोटा जो है घट गया। तो एक सही जवाब होना चाहिए। दूसरा आते हैं हम लोग पेंटा पे। अब पेंटा 2, इसमें भी वही चीज़ है, सेम कंसेप्ट है कि पेंटा, OPV 2 और रोटा वायरस का सेकेंड डोज, ये तीनों आपका बराबर होना चाहिए। ये आपका 2.5 महीने पे पड़ता है टीका, सेकेंड डोज, आप सभी जान रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी यदि कोई कम या कुछ ज़्यादा हो रहा है तो आपके पास सही जवाब होना चाहिए कि क्यों कम और क्यों ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि पेंटा 1 और पेंटा 2 में जो हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज़, वही बात आती है कि यदि आप कोई भी डाटा यहाँ भर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम भर दे रहे हैं 40, तो मतलब ये हो गया कि ये सारा मेरा जो डोज है, यदि मेरे पास सारा टीका अवेलेबल है
तो पेंटा 2 OPV2 और रोटा वायरस का जो सेकेंड डोज है वो 40 होगा। ये क्लियर हो गया। लेकिन जब हम लोग पेंटा 1 और पेंटा 2 में कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं कि ये डाटा जो है लगभग दुगुना से भी ज़्यादा हो रहा है। तो यदि इस तरह का डाटा आप दे रहे हैं, अब आगे चलते हैं हम लोग पेंटा 3 पे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी वही कंसेप्ट है कि पेंटा 3 ये आपका 3.5 महीने पे पड़ता है, 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे पड़ रहा है। तो इसमें भी यदि हम लोग पेंटा 3, OPV 3, PCV 2, FIVV 2, रोटा 3 ये आपका डोज है, तो यदि यहाँ पे मान के चलते हैं हम लोग 55 दे रहे हैं तो ये डाटा सब बराबर होगा। यदि आप कोई भी डाटा कम हो रहा है तो आपके पास रीज़न होना चाहिए, और यदि आप गलत भर रहे हैं, सभी टीका देने के बाद भी आप यदि HMIs में गलत भर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। और यदि लॉजिकली यदि आपके पास वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है साइट पे, तो कम या फिर कोई दूसरे साइट का बच्चा या कोई छूटा हुआ बच्चा जिसको कोई एक पर्टिकुलर टीका नहीं पड़ा था वो आके ले रहा है तो वो डाटा बढ़ सकता है। तो ये आपके पास जवाब होना चाहिए। तो ये तो देख लिए कि डाटा बराबर होता है। तो अभी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं पेंटा 1, पेंटा 2 और पेंटा 3 के बारे में। तो देख रहे हैं कि अभी जो डाटा आ रहा है HMIs में, ये इस तरह का यदि डाटा आ रहा है तो इससे क्या पता चल रहा है कि पेंटा 1 18 था, पेंटा 2 40 हो गया और पेंटा 3 जो है 55 हो गया। तो देख रहे हैं कि डाटा जो है वो पेंटा 1 से पेंटा 3 में जो डाटा है वो आपका बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो मतलब साफ है यहाँ पे कि पेंटा 1 का जो बच्चा है वो आपके HMIs में जितना आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। या तो पेंटा 1 का बच्चा DO में आपका नहीं आ रहा है, इसलिए पेंटा 2 का डाटा बढ़ रहा है और पेंटा 3 का डाटा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है ANM को कि वो आशा पे थोड़ा सा आशा का जो ड्यू लिस्ट है, सर्वे रजिस्टर है, उसको थोड़ा सा अच्छे से देखे कि पेंटा 1 का यदि इस तरह का डाटा आ रहा है कि पेंटा 1 से पेंटा 2 ज़्यादा है, पेंटा 2 से पेंटा 3 ज़्यादा है, तो आपको इस तरह के डाटा पे सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्यों आखिर इस तरह का डाटा हमारे HMIs में कैप्चर हो रहा है कंपाइल करके। तो इसका रीज़न हो सकता है कि आप पेंटा 1 के बच्चे को नहीं खोज पा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे पेंटा 1 को ड्यू लिस्ट में लाना पड़ेगा, तब पेंटा 1 का बच्चा जो है वो बढ़ेगा। तो अक्सर डाटा जो सही होना चाहिए, जो सही डाटा आना चाहिए, कि एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि यदि पेंटा 1 मेरा 24 है तो ये डाटा उसी के आसपास रहना चाहिए, या तो कुछ बढ़ सकता है या कुछ घट सकता है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तब मेरा डाटा सही आता। जैसे मेरा यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमने 21 दिया, तो मतलब हो गया कि 3 बच्चे का यहाँ पे ड्रॉप आउट है। तो 3 का आप रीज़न दे दीजिए कि 3 बच्चा क्यों ड्रॉप आउट है। बहुत सारा रीज़न है उसमें, जो आप ड्यू लिस्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें रीज़न भी देना रहता है कि बच्चा जो है क्यों नहीं, जो भी आप रीज़न देते हैं, गांव से बाहर है, बीमार है, घर में ताला लगा हुआ है, तो जो भी रीज़न है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये एक डाटा सही एक फिगर दे रहा है कि यहाँ 3 बच्चा मेरा जो है घट रहा है, ड्रॉप आउट है। उसी तरह से यहाँ पे मेरा पेंटा 3 जो है, यदि हम डाटा 20 दे रहे हैं तो मतलब ये हो रहा है कि पेंटा 2 और पेंटा 3 में एक बच्चा मेरा ड्रॉप आउट हो रहा है, जिसको हम लोग ड्यू लिस्ट एनालिसिस में हम लोग कारण मेंशन करते हैं कि आखिर क्या रीज़न है कि ये डाटा मेरा घटा हुआ है। तो कभी कभार हो सकता है यहाँ 24 है तो यहाँ 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, तो उसके पीछे रीज़न होना चाहिए कि 2 बच्चा पहले का नहीं आया हुआ था, उसको हमने दिया है, तो ये एक सही डाटा लगता है। लेकिन यदि आप दुगुना तिगुना का, जैसे 24 था और यहाँ पे हम 46 कर दिए जो HMIs में आ रहा है, तो ये एकदम लग रहा है कि आंख बंद करके आपने डाटा भर दिया है, बिना टैलीसेट एनालिसिस का, बिना ड्यू लिस्ट एनालिसिस का आपने ये डाटा भर दिया है, इसलिए इस तरह का डाटा आ रहा है कि पेंटा 1 से पेंटा 2 जो है वो दुगुना बढ़ रहा है। पेंटा जैसे यहाँ पे 24 था तो ये आपका 56 हो गया, तो ये एकदम डाटा जो मीनिंगलेस हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह का डाटा जो है नहीं भरना है, इस तरह का डाटा पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो डाटा का ट्रेंड है कि पेंटा 1
पेंटा 2 और पेंटा 3 में जितने बच्चे को आपने पेंटा 1 लगाया है, नेक्स्ट साइट पे या तो आप उतने ही बच्चे को पेंटा 2 लगाइए, या फिर यदि कम हो रहा है तो उसका रीज़न दीजिए कि क्यों कम हो रहा है। यदि बढ़ रहा है आपका तो उसका रीज़न बताइए कि क्यों बढ़ रहा है। तो थोड़ा बहुत यदि कोई बाहर का बच्चा आ गया, जो आप लोग बताते हैं कि बाहर का बच्चा आ गया था इसलिए बढ़ गया, तो आपके पास रीज़न होना चाहिए। तो वो 2-4 बढ़ेगा, 2-4 ही बढ़ सकता है, एकाएक बाढ़ नहीं आ सकता है किसी भी HSC में कि 24 था पिछले महीने पेंटा 1 और इस महीने 56 हो गया। तो भाई कहाँ से इतना सारा जो है डाटा, कहाँ से इतना सारा बच्चा उस HSC में अचानक से आ गया पेंटा 2 का। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग पीछे यहाँ पे गलती किए हैं। तो ये आपका हम जो जानकारी अभी आपको दिए हैं वो M6 जो था बाल टीकाकरण HMIS का पार्ट, उसका 6.1 में जितने भी इंडिकेटर था उसके बारे में अभी हमने आपको बेसिक जानकारी दिया है कि ये डाटा का कंपेयर हम लोग करेंगे। आगे हम देखेंगे मिजल्स और रूबेला के बारे में और उससे आगे जो भी टीकाकरण का इंडिकेटर है उसके बारे में। तो यहाँ तक आप अच्छे से डाटा को देखिए, समझिए और फिर इसको जो है अभी तक जो आपने काम किया है HMIS में RI साइट पे उसको कंपेयर करके देखिए, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। यदि आप अभी से एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिएगा तो एक दिन आप HMIS में सही डाटा भर पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा जो ये डाटा एनालिसिस आपको बताया गया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि जो भी इनके यूज़र हैं जिनको ये जानकारी चाहिए उन तक वो ये जानकारी पहुंच जाए। आप सबों का एक बार फिर से धन्यवाद।